Welcome to video lecture series on reinforced concrete design. In this video, we will see how to design the doubly reinforced section or what are the fundamentals of doubly reinforced section. In last lecture, we have seen the basics or why to design or when to design a doubly reinforced section. Okay, so we will start with सिंगली रेनफोर्स सेक्शन. अभी सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के बारे में हमें पता है, राइट. हमने ऑलरेडी देखा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर सिंगली रेनफोर्स सेक्शन भी देखा है. अब सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में जनरली हम स्टील जो प्रोवाइड करते हैं वो टेंशन साइड में प्रोवाइड करते हैं टू टेक द टेंसाइल स्ट्रेसेस, और कंक्रीट हम कंप्रेशन साइड में प्रोवाइड करते हैं टू टेक द कंप्रेसिव फोर्सेस. सो ये आपने ऑलरेडी देखा है. दिस इज बी, दिस इज डी, दिस इज सिंगली रेनफोर्स सेक्शन एंड दिस इज एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड, राइट. अभी हम आ जाते हैं इसके स्ट्रेन डायग्राम पे, स्ट्रेस डायग्राम पे. तो स्ट्रेस डायग्राम में ये आपको पता है 0.45 FCK. दिस इज CU फोर्स मीन्स कॉम्प्रेसिव फोर्स, दिस वन इज टेंसाइल फोर्स, राइट. तो हमें इसके फॉर्मूलेज भी पता है. CU कितना है, यहाँ पे CU1 कहेंगे हम, ठीक है. तो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में हम CU कहते थे, यहाँ पे CU1 कहेंगे. सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में AST कहते थे, यहाँ पे AST1 कहेंगे. तो इसका फॉर्मूला है 0.36 FCK XU max B, right. This is formula for CU, mean stress into area. Similarly, formula for TU is 0.87 FY AST1. Now in this case it is AST1. हम इसके पहले केस में क्या लिखते थे, सिर्फ AST लिखते थे, right. और then this is XU and this is लीवर आर्म Z1. अभी क्या होता है कि जैसे मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है और हमारा जो MR है वो MR लेस है और मूवमेंट जो आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है. अभी हमें स्टील बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम स्टील बढ़ाते हैं तो ये जो सेक्शन है ये प्रोवाइडेड सेक्शन हो जाएगा ओवर रेनफोर्स सेक्शन. तो हमें ओवर रेनफोर्स सेक्शन भी नहीं करना है लेकिन स्टील भी इंक्रीज करना है. तो हमें स्टील भी इंक्रीज करना है लेकिन हमें हमारा सेक्शन ओवर रेनफोर्स नहीं होने देना है. और हमें क्या करना है, अभी MR को इंक्रीज करना है. तो MR को इंक्रीज करने के लिए हमें स्टील डालना पड़ेगा, लेकिन अगर स्टील डालेंगे तो सेक्शन ओवर रेनफोर्स हो जाएगा. तो फिर ये केस में सेक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे एडिशनल स्टील डालेंगे, ठीक है. तो ये हो गया एडिशनल स्टील AST2, और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी स्टील डालेंगे कॉम्प्रेशन जोन में, दैट इज नोन एज ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, राइट. सो अभी हमने ये अरेंजमेंट कर ली. तो ये अरेंजमेंट में डबल से फोर्स आ जाएगा. जैसे यहाँ पे TU1 था, तो ये जो एडिशनल स्टील हमने प्रोवाइड किया इसके लिए जो आ जाएगा वो आ जाएगा TU2. तो TU2 का फॉर्मूला क्या आएगा, TU2 का फॉर्मूला आएगा 0.87 FY AST2. AST2 कहाँ से मिलेगा, जो आपने एडिशनल स्टील प्रोवाइड किया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 12 के 2 बार प्रोवाइड किए थे और एडिशनल हमने फॉर एग्जाम्पल 16 के 2 बार प्रोवाइड कर दिए. तो फिर यहाँ पे जो एरिया आएगा वो एरिया आएगा π/4 16 स्क्वायर इंटू 2, और यहाँ पे जो एरिया आएगा वो आएगा π/4 12 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है. अब सिमिलरली ये जो प्रोवाइड किया है हमने स्टील इन कॉम्प्रेशन जोन, इसके ये भी कुछ स्ट्रेसेस लेगा और उसके लिए भी कुछ फोर्सेस रहेंगे. वो फोर्स को हम नाम देंगे CU2. ओके. अभी ये CU2 का जो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्ट्रेस इनटू एरिया, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेसेस रहेंगे वो रहेंगे FSC इनटू ASC. FSC मीन्स स्ट्रेसेस इन स्टील इन कॉम्प्रेशन एंड ASC मीन्स एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन, राइट. तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. देखो, दिस इज सिंगली रेनफोर्स सेक्शन जो हमने ऑलरेडी देखा है. सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में क्या रहता है, AST, जिसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे AST1, और ये हो गया हमारा स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है. यहाँ पे 2 फोर्स है, कॉम्प्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स. कॉम्प्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है 0.36 FCK XU max B, और टेंसाइल फोर्स का भी फॉर्मूला हमें पता है 0.87 FY AST1. ये हो गया हमारा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन. लेकिन सिंस द रिक्वायरमेंट ऑफ MU इज मोर एज कंपेयर टू MR, वी हैव टू इंक्रीज द MR. और अगर हम MR इंक्रीज करने के लिए कॉन्क्रीट का सेक्शन तो बढ़ा नहीं सकते. अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, 2 ही मटेरियल है हमारे इसमें, कॉन्क्रीट और स्टील. अब कॉन्क्रीट नहीं बढ़ा सकते, अगर हमें स्टील बढ़ाना है तो हमारा सेक्शन ओवर रेनफोर्स हो जाएगा, ठीक है. तो हमने स्टील बढ़ा दिया, अब ये सेक्शन हो गया ओवर रेनफोर्स सेक्शन. इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्रेसिव जोन में भी कुछ स्टील प्रोवाइड करेंगे. तो हमने ये कॉम्प्रेसिव जोन में स्टील प्रोवाइड कर दिया. सो दिस इज नोन एज डबली रेनफोर्स सेक्शन, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन प्लस additional steel and balance of this additional steel with compressive steel. This combination is known as
डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन। अभी जो एडिशनल स्टील जो फोर्स लेगा, दैट फोर्स, वो फोर्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, 0.87 Fy इंटू AST2। एंड सिमिलरली जो कॉम्प्रेशन साइड में स्टील हमने जो प्रोवाइड किया है वो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्ट्रेसेस इन स्टील इन कॉम्प्रेशन इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन। ओके, तो ये दोनों को अभी कंबाइन करके हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखा तो दिस स्टील प्लस दिस स्टील मीन्स AST, दिस AST इज इक्वल्स टू AST1 प्लस AST2। ओके, दिस CU इज इक्वल्स टू 0.36 FCK XU max B plus FSC into ASC. Okay, this TU is equals to TU1 plus TU2. This was actually CU1 plus CU2, right? This TU is equals to TU1 plus TU2. Now what is value of TU? 0.87 FY AST1 and what TU2? 0.87 FY AST2. Right, so this is doubly reinforced section where there is area of steel in tension as well as area of steel in compression. The only difference between singly reinforced section and doubly reinforced section is in singly reinforced section steel is provided only in tension side, whereas in case of doubly reinforced section steel is also provided in compression side to balance the additional steel that we have provided on the tension side. Right, so this is the doubly reinforced section. Now we will move to stress and strain diagram for doubly reinforced section. हमने देखा है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए, सिमिलर ही है, बस स्लाइटली कुछ चेंजेस है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, एक बीम दिया है विड्थ B, इफेक्टिव डेप्थ D एंड दिस इज ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D, राइट। सो यहाँ पे मुझे ओवरऑल डेप्थ मार्क करने दीजिए। सो दिस इज ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D। ठीक है, दिस इज AST, एरिया ऑफ स्टील, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ AST1 plus AST2. Okay, this is ASC, actually this should be ASC, area of steel in compression, right? Now this is known as effective cover on tension side, whereas this D dash, this is D dash, D dash is known as effective cover on compression side. Okay, now we will come to our strain diagram. Now this diagram we have already seen. ये डायग्राम आपने देखा है ना? आपने देखा कि कंक्रीट में जो मैक्सिमम स्ट्रेन रहता है वो रहता है 0.0035, राइट। स्टील में जो मैक्सिमम स्ट्रेन रहता है वो रहता है 0.87 FY ES प्लस 0.002। अब यहाँ पे ये जो हमने एडिशनल यहाँ पे जो कॉम्प्रेसिव स्टील डाला है वहाँ पे भी एक रहेगा स्ट्रेन, और वो स्ट्रेन क्या रहेंगे, स्ट्रेन इन स्टील इन कॉम्प्रेशन, राइट, स्ट्रेन इन स्टील इन कॉम्प्रेशन। तो हमें ये कैलकुलेट करना है स्ट्रेन इन स्टील इन कॉम्प्रेशन कितना रहेगा। सिमिलरली अब अगर आप देखोगे तो ये सिम डायग्राम हमारी सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में भी थी, है ना। दिस डायग्राम वाज इन सिंगली रेनफोर्स सेक्शन ऑल्सो। दिस वाज 0.43 XU and this distance was 0.53 XU, right. This was neutral axis, right. Now यहाँ पे एडिशनल क्या कंबाइन किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशनली हमने ये कंबाइन किया कि यहाँ पे CU1 ऑलरेडी था और हमने यहाँ पे CU2 ऐड कर दिया। CU2 मीन्स फोर्स कैरिड बाय दिस compression steel, whereas CU1 means force carried by the concrete area and T means force carried by AST1 plus force carried by additional steel AST2. So this is the stress strain diagram for doubly reinforced section. Okay. Now we will see the numerical of analysis of doubly reinforced section. Now analysis means what? Analysis का मतलब होता है कि we have to find out the moment resisting capacity of the beam, and we have to check whether the beam is under reinforced section or over reinforced section for a given width, given depth and given AST as well as ASC. Singly reinforced section में हम कैसे कैलकुलेट करते थे, simply for AST, but in doubly reinforced section हमें क्या क्या दिया रहेगा, width, depth, then AST and ASC, right. Okay, so now we will see a numerical. Now in this numerical a doubly reinforced beam is given
of width is 300 mm and depth is 500 mm. So width is 300 mm and depth is 500 mm. So this is width 300 mm and this is depth 500 mm. So this is capital D, okay, and this is small b. Then again grade of concrete is given. So FCK is equals to 20 Newton per mm square. Then Fy is equals to 415 Newton per mm square. Then compressive reinforcement is given 3 bars of 20 mm. So 3 bars of 20 mm. And tensile reinforcement is also given with 5 bars of 25 mm. Okay. So first we will consider the clear cover. So let us take here clear cover is equals to 25 mm. Similarly on this side, clear cover as 25 mm. Okay. So now we will calculate the effective depth. So effective depth D is equals to capital depth minus clear cover minus 5 by 2. So effective depth is actually from this point to center of bar. Okay, this is effective depth. So total depth minus this clear cover minus half the 5 by 2 means half the diameter of bar, right? So what is capital depth? It is 500, clear cover 25, and bar diameter here it is 25 mm, right? This steel is of 25.5 and this steel is of 25. Okay, and therefore we will get small d is equals to 462.5 mm. That is effective depth. So this effective depth is very important, 462.5. Similarly, we will calculate d dash. D dash means this distance is known as d dash. Okay, d dash means cover to the reinforcement from top or from compression side, right? So d dash will be equals to clear cover plus half the diameter. Now clear cover is 25 plus half the diameter. Now here diameter of bar is 20 mm. यहाँ पे कितना था 25 mm था, यहाँ पे कितना है 20 है. So 20 divided by 2. So we will get d dash is equals to 35 mm. ठीक है. अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं AST और ASC. So AST is equals to pi by 4 into what is diameter 25 mm, right? So 25 square, and how many numbers of bar are there? 5 numbers of bar, and therefore AST is equals to 2454.37 mm square. This is AST. Similarly, ASC is equals to pi by 4 into steel on compression side has diameter 20 square, and how many number of bars are there? 3 number of bars, and therefore ASC is equals to 942.48 mm square, right? So this is the preliminary data that we have to calculate. तो हमने प्रिलिमिनरी डेटा कैलकुलेट कर लिया, जहाँ पे हमें कवर क्लियर कवर वगैरह गिवन था उस पे से हमने इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर ली, डी डैश कैलकुलेट कर लिया, देन एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन एंड एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन फ्रॉम द गिवन डायमीटर ऑफ बार एंड नंबर ऑफ बार्स हमने कैलकुलेट कर लिए. ठीक है, अभी हम जाते हैं स्टेप 1 की तरफ. अभी हम स्टेप्स भी देखते हैं और साइमल्टेनियसली हमारा जो न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या दिया है? टू कैलकुलेट MU1 ड्यू टू कॉन्क्रीट फेलियर फॉर बैलेंस सेक्शन. तो यहाँ पे जो हम MU1 कैलकुलेट करने वाले हैं वो MU1 किसके लिए रहेगा? सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए रहेगा. ठीक है, और कौन से किसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? हम बैलेंस सेक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे.
तो बैलेंस सेक्शन के लिए mu1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है क्यू एफ सी के बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू के जो वैल्यूज है वो डिपेंड करते हैं ग्रेड ऑफ स्टील पे, ये हमने ऑलरेडी देखा है जहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था, राइट। सो क्यू की वैल्यू 250 के लिए 0.149, 415 के लिए 0.138 और 500 के लिए 0.133, राइट। तो अभी हम mu1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं प्रिलिमिनरी डेटा ले लेता हूँ हमारा। तो हमने प्रिलिमिनरी डेटा जो लिया था वो मुझे यहाँ पे मार्क करने दीजिए, ठीक है। ये b इज इक्वल्स टू 300, देन कैपिटल D इज इक्वल्स टू 500, देयर वर 5 bars on this side, 3 bars of 20 mm, then 5 bars of 25, then effective depth was, I think so it was 462.5, which is small d, right. And what about d dash? D dash was 35 mm. Okay, so this was the beam section given to us, right. Then what was given to us? FCK, which was equals to 20 Newton per mm square, FY 415 Newton per mm square। हमने AST कैलकुलेट किया था, तो AST कितना आया था हमारा 2454.37 mm स्क्वायर। ASC हमने कैलकुलेट किया था, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन 942.48 mm स्क्वायर, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। अभी हम जाते हैं यहाँ पे। तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? mu1, स्टेप 1 mu1 कैलकुलेट करना है ड्यू टू कॉन्क्रीट फेलियर फॉर बैलेंस सेक्शन, राइट। तो इसके लिए हमें Q कौन सा यूज करना पड़ेगा? हमारा Fy कितना है? 415 है ना। Fy कितना है? 415 है। तो हमें Q क्या लेना पड़ेगा? 0.138 FCK BD स्क्वायर। ओके, सो स्टेप 1 mu1 for balance section, formula is mu1 is equals to qfck bd square. Now Q is 0.138, FCK is 20, B is 300, and what about D? D is 462.5 square, and from this we will get mu1 is equals to 177.11 kilonewton meter. You will get this value into 10 raised to power 6, so you have to convert it into kilonewton meter, right. ओके, सो हमारे स्टेप 1 हो गई है। अब हम देखते हैं व्हाट इज स्टेप 2। स्टेप 2 इज टू फाइंड AST1 एंड AST2। ओके, AST इज गिवन टू अस, AST हमें दिया है। अब ये AST1 क्या रहता है? AST1 रहता है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का स्टील, और AST2 क्या रहता है? AST2 रहता है एडिशनल स्टील, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो अभी सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का स्टील हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का फॉर्मूला यूज करके सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का स्टील कैलकुलेट करेंगे, और फिर वो स्टील हम ये AST से माइनस कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? AST2 एडिशनल स्टील। अब सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का कैसे कैलकुलेट करेंगे? PT लिमिट से, क्योंकि फॉर बैलेंस सेक्शन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इज PT लिमिट। सो PT लिमिट इंटू B इंटू D अपॉन 100, इट इज वेरी सिंपल, राइट। अब ये PT लिमिट क्या, कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? तो PT लिमिट के लिए कुछ फॉर्मूलेज दिए हैं। तो 415 के लिए क्या फॉर्मूला है? 0.048 FCK BD अपॉन 100, और AST2 AST माइनस AST1। ओके, सो स्टेप 1 हो गई हमारी। स्टेप
स्टेप 2 में क्या कैलकुलेट करना है, AST1 एंड AST2। तो मैंने जैसे आपको बताया AST1 किसके लिए रहता है, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए रहता है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, AST1 इज इक्वल्स टू PT लिमिट इंटू B इंटू D अपॉन 100। व्हाट इज PT लिमिट फॉर 415, अभी हमने देखा था ग्राफ, इट इज 0.048 FCK, राइट। So 0.048 into 20, B is 300, then D is 462.5 divided by 100. So we will get AST1 from this, which is equals to 1332 mm square. अब AST2 कैसे निकालेंगे, तो AST2 इज इक्वल्स टू टोटल AST माइनस AST1। सो टोटल AST इज विथ अस, कहाँ पे कैलकुलेट किया हमने, टोटल AST ये है 2454.37, 2454.37 माइनस व्हाट अबाउट AST1, इट इज 1332, राइट। So from this we will get AST2. So let me write down here, AST2 is equals to 1122.37 mm square। तो अभी हमारे पास AST1 और AST2 आ गया। सो स्टेप 1 हो गया हमारा, स्टेप 2 हो गया। ओके, अभी हम बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। अब स्टेप 3 में हमें क्या निकालना है, मूवमेंट MU2TS ड्यू टू एडिशनल टेंशन स्टील फेलियर। ठीक है, तो ये MU2TS ड्यू टू एडिशनल स्टील, अभी जो उसे हमने सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में AST1 प्रोवाइड किया था, अब एडिशनल स्टील कौन सा हो गया, AST2। तो AST2 के वजह से जो मूवमेंट की कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, वो मूवमेंट की कैपेसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। AST1 के लिए मूवमेंट की कैपेसिटी हमने कैसे कैलकुलेट की थी, MU1 है ना, वो कैसे कैलकुलेट किया था, QFC के BD स्क्वायर। अब जो एडिशनल स्टील हमने डाला था, वो एडिशनल स्टील के वजह से कितनी मोमेंट इंक्रीज हुई है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसको हमने नाम क्या दिया, जैसे MU1 दिया था, यहाँ पे नाम दिया MU2, लेकिन MU2 दो वजह से आएगा, क्योंकि हमने स्टील कॉम्प्रेशन साइड में भी प्रोवाइड किया है। तो ये जो MU2 है, ये क्यों है, ड्यू टू स्टील इन टेंशन साइड, राइट। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 0.87 FY AST2 यानी फोर्स इनटू D माइनस D डैश, दैट इज डिस्टेंस। अब ये देखो कहां से आता है, ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारा TU2 एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम CU इज D माइनस D डैश। D माइनस D डैश क्यों लिया हमने, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज D and this distance is D dash, cover from effective cover from top side, compression side, so we will get D minus D dash। ओके, तो अभी हम ये फॉर्मूले से पहले MU2 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो स्टेप 3, फॉर्मूला क्या है, 0.87 FY AST2 इन ब्रैकेट D माइनस D डैश, MU2 इन ब्रैकेट TS 0.87 FY AST2, this is force, and D minus D dash, this is distance। so 0.87 FY कितना है, 415। AST2 हमने कैलकुलेट किया है अभी, AST2 कितना था हमारा, 2454.37 माइनस 13320 विच इज इक्वल्स टू 1122.37। व्हाट अबाउट D, D इज 462.5 माइनस D डैश हमने कैलकुलेट किया है 35। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट वैल्यू ऑफ MU2 फॉर टेंशन स्टील, राइट। सो this value is 173.36, sorry 23 kilonewton meter।
ओके डन. नाउ वी विल मूव टू स्टेप 3. Next step we have to calculate the moment increased or moment carrying capacity increased due to the additional steel provided in compression side. तो अगर आपको याद होगा तो we have discussed, है ना, यहाँ पे हमने देखा था कि there was requirement of additional steel, तो हमने additional steel डाला था. तो हमने mu1 क्या है, mu1 is capacity of this moment carrying capacity of singly reinforced section. mu2 क्या है, mu2 में दो पोर्शन आते हैं, वन फॉर टेंशन अनदर फॉर कॉम्प्रेशन. तो mu2 ts कैलकुलेट कर लिया हमने, है ना, टेंशन साइड के लिए. तो टेंशन साइड के लिए हमने कैसे कैलकुलेट किया था, 0.87 FY AST2 इंटू डी माइनस डी डैश. अभी हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो ऊपर हमने कॉम्प्रेशन जोन में जो स्टील प्रोवाइड किया है उसके वजह से कितना हमारा मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है. ठीक, तो अभी हम देखते हैं कि स्टेप 4 में कैलकुलेशंस कैसे करने हैं. तो स्टेप 4 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट रेजिस्टेंस ड्यू टू द स्टील प्रोवाइडेड इन कॉम्प्रेशन जोन. तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, स्ट्रेस फोर्स इनटू एरिया. फोर्स कैसे कैलकुलेट किया, स्ट्रेस इनटू एरिया, और देन दिस इज डिस्टेंस डी माइनस डी डैश, जैसे हमने यहाँ पे किया था. दिस वाज फोर्स, दिस वाज एरिया, फोर्स इनटू दिस वाज स्ट्रेस, दिस वाज एरिया, सो दिस इज फोर्स इनटू डिस्टेंस. द सेम केस इज हियर, बट हियर देयर इज न्यू टर्म FSC. FSC मीन्स स्ट्रेसेस इन स्टील इन कॉम्प्रेशन. ASC पता है आपको, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन, एंड डी माइनस डी डैश भी पता है. अभी FSC कैसे कैलकुलेट करना है, तो FSC कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए डी डैश बाई डी डैश एंड ग्रेड ऑफ स्टील. ओके, सो डी डैश बाई डी डैश और ग्रेड ऑफ स्टील अगर है तो फिर हम ये टेबल पे से FSC कैलकुलेट कर सकते हैं. सो स्टेप 3 हो गई हमारी. स्टेप 3 को हम साइड में रख देते हैं, राइट. अभी स्टेप 4. स्टेप 4 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, mu2, देन व्हाट वाज हियर, mu2 CS. ओके, mu2 CS. फॉर्मूला क्या था, FSC इंटू ASC इंटू डी माइनस डी डैश. अभी सबसे पहले हमें FSC कैलकुलेट करना है. तो FSC कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, डी डैश बाई डी एंड ग्रेड ऑफ स्टील. तो उसके लिए हम सबसे पहले डी डैश बाई डी कैलकुलेट कर लेते हैं. सो डी डैश बाई डी इज इक्वल्स टू, डी डैश कितना है 35 एंड डी कितना है 462.5. सो डी डैश बाई डी इज इक्वल्स टू 0.0756. ओके, सो हमारा डी डैश बाई डी है 0.0756. तो ये कहाँ पे आता है, ये आता है 0.05 और 0.1 के बीच में. तो मुझे लिखने दीजिए यहाँ पे 0.05 एंड 0.1, हमारा उसके बीच में क्या है 0.0756. अब 0.05 और 415 के लिए वैल्यू कितनी है 355. तो यहाँ पे लिखने दीजिए 355. 415 और 0.1 के लिए वैल्यू कितनी है 352. और ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है x, है ना. तो दिस वैल्यू विल बी x और से FSC, ये रहेंगे हमारी FSC. अभी हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेरी सिंपल, हम यहाँ पे लिखते हैं x, जिसको ही हमने क्या क्या कहा है FSC, राइट, इज इक्वल्स टू 355 माइनस, क्योंकि ये नीचे का कैसा है, राइट, कम है, इसलिए हमें इसमें क्या लिखना पड़ेगा 355 माइनस इज इक्वल्स टू 355 माइनस 352, ये दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 0.05, ये दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों का डिफरेंस. तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है 0.0756 माइनस 0.05. ठीक है, अगर हम ये करते हैं तो आपको मिलेगा FSC इज इक्वल्स टू 353.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, 353.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट FSC. अभी हमारे पास FSC आ गया है ना, यहाँ पे लिखने दीजिए मुझे FSC इज इक्वल्स टू 353.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये कहाँ से कैलकुलेट किया हमने, टेबल पे से कैलकुलेट किया था. डी डैश बाई डी पे से हमने ये कैलकुलेट कर लिया.
अभी हम MU2 कैलकुलेट करते हैं, तो MU2CS कॉम्प्रेशन साइड इज इक्वल्स टू FSC 353.46 इंटू ASC एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन 942.48, राइट. दिस वी हैव D 462.5 and what about D dash? D dash is 35. So from this we will get MU2CS which is equals to 142.42 किलो न्यूटन मीटर. ये आंसर आएगा आपका 10⁻⁶ में, जिसको आपको कन्वर्ट करना है कि वो रहेगा न्यूटन mm में, उसको आपको कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन मीटर में. ओके, सो अभी हमारी स्टेप 4 ओवर हो गई. नेक्स्ट इज स्टेप 5. सो स्टेप 5 में हमें क्या करना है वो देख लेते हैं हम. अब स्टेप 5 में क्या करना है वो देख लेते हैं अभी. सो स्टेप 5 में हमें निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए देयर आर टू ऑप्शंस. वन इज MU1 प्लस MU2 टेंशन साइड एंड MU1 प्लस MU2 कॉम्प्रेशन साइड. ये दो इससे आपको कैलकुलेट करना है. और जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा? लीस्ट ऑफ टू, यानी ये दोनों में से जो कम रहेगा वो रहेगा. और अगर हमारा MU1 प्लस MU2S ये अगर कम आ गया तो हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहेगा. और अगर MU1 प्लस MU2CS ये अगर कम आ गया तो वो हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन रहेगा. ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे क्या कैसे करना है. ठीक है, तो हम अभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं. स्टेप नंबर 5. स्टेप 5 सबसे पहले MU1 प्लस MU2 टेंशन साइड से. सो MU1 कितना है? MU1 हमने सबसे स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, दैट वाज 177.11 प्लस MU2TS हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 173.23. सो ये आंसर आता है हमारा 350.35 किलो न्यूटन मीटर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा A. सिमिलरली B कैलकुलेट करते हैं. MU1 प्लस MU2CS. नाउ MU1 की वैल्यू तो पता है 177.11 प्लस MU2CS की वैल्यू कितनी है? अभी निकाली थी हमने, दैट इज 142.42. तो इसका आंसर आ जाएगा 319.53 किलो न्यूटन मीटर, राइट. तो अभी हमारे पास दो मोमेंट्स आ गए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गए. ठीक है, ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो हमारे पास दो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गए. ये है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. ये है एडिशनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू एडिशनल स्टील ऑन टेंशन साइड. ये है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. ये है एडिशनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टील विच इज प्रोवाइडेड ऑन कॉम्प्रेशन साइड टू बैलेंस द एडिशनल स्टील, राइट. सो दो आ गए. अब इसमें से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा? तो लेसर ऑफ दिस टू, lesser of these two, and therefore moment of resistance of the provided section is 319.53 किलो न्यूटन मीटर. so this is a moment of resistance. ठीक है, तो हमें एनालाइज करने के लिए बोला था. तो एनालाइज करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना था? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने कैसे कैलकुलेट किया? हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन. फिर हमने कैलकुलेट किया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू एडिशनल स्टील. और फिर हमने कैलकुलेट किया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू एडिशनल कॉम्प्रेसिव स्टील. अभी हमारा कम कौन सा आ गया? कम आ गया ड्यू टू कॉम्प्रेशन. यानी सबसे पहले कौन फेल होगा? कंक्रीट फेल होगा. और अगर कंक्रीट पहले फेल होता है तो वो सेक्शन कौन सा रहता है? ओवर रेनफोर्स सेक्शन रहता है. यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट दिस सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू कम आती थी तो इसका मतलब कौन पहले फेल होता था? स्टील पहले फेल होता था. अगर स्टील फर्स्ट फेल होता है दैट इज नोन एज अंडर रेनफोर्स सेक्शन. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, एनी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.